नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 13 मई 2023 दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप इन सभी 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल जिन स्टॉक पर इन सभी 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस वैश्विक की बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिया गया है। तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो मंकी पॉक्स और कोविड 19 वैश्विक महामारी थी, इन दोनों को ही ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिया गया है। तो ये दोनों जो महामारी है इनको ध्यान रखना आपको। और हाल ही में मंकी पॉक्स जो बीमारी थी उसका नाम बदलकर एमपॉक्स इसको नाम परिवर्तन कर दिया गया है। यदि डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करें तो डब्ल्यूएचओ की जो फुल फॉर्म है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना है जो 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है। डब्ल्यूएचओ का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है। और वर्तमान डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो डॉक्टर टेड्रोस है जो वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष है। ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। टीबी दिवस है जो प्रत्येक साल 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो इस वर्ष इसकी जो थीम है, यस वी कैन एंड टीबी, इस वर्ष जो टीबी दिवस की थीम है ये भी ध्यान रखना आपको। और भारत के द्वारा जो टीबी हारेगा देश जीतेगा जो टारगेट है वो 2025 तक भारत के द्वारा टारगेट रखा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। शाही रोग के बारे में बात करें तो हीमोफीलिया रोग है उसको शाही रोग के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक साल जो हीमोफीलिया रोग है वो 17 अप्रैल को ये दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। मलेरिया दिवस के बारे में बात करें तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। मलेरिया रोग है जो मादा एनोफिलीज मच्छर इसका वाहक होता है और ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में मलेरिया की वैक्सीन है जो मॉस्किवरिस है जिसकी खोज की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठे हिंद महासागर सम्मेलन आईओसी का मेजबान देश कौन है। जो छठा हिंद महासागर सम्मेलन है इसकी मेजबानी है जो बांग्लादेश द्वारा की गई है। बांग्लादेश के ढाका में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन है जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस वर्ष जो इसकी थीम है हिंद महासागर सम्मेलन की वो शांति और समृद्धि इसकी थीम है, मतलब पीस एंड प्रोस्पेरिटी इस वर्ष इसकी थीम रहने वाली है। यदि कि हिंद महासागर के पहले आयोजन के बारे में बात करें तो इसका फर्स्ट टाइम आयोजन है जो 2016 में इसका फर्स्ट टाइम आयोजन हुआ था। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बांग्लादेश और भारत के संदर्भ में हम देखेंगे। मैत्री पाइपलाइन है जो भारत और बांग्लादेश के मध्य संचालित होती है, जिसमें डीजल की सप्लाई है जो इस पाइपलाइन से होती है। मिताली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस है जो कि ट्रेन है भारत और बांग्लादेश के मध्य में संचालित होती है। 2 युद्ध अभ्यास जिसमें एक संप्रति युद्ध अभ्यास है, एक बोंगो सागर युद्ध अभ्यास है, दोनों ही भारत और बांग्लादेश के मध्य में आयोजित होते हैं। भारत के जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हो, 5 राज्य ऐसे हैं जो भारत के बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं, जिनमें 5 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल है। जो 5 राज्य है बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। यदि सर्वाधिक सीमा के बारे में बात करें तो वेस्ट बंगाल की जो सीमा है जो सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ में लगती है, जबकि न्यूनतम सीमा है जो मिजोरम की है जो बांग्लादेश के साथ में लगती है। यदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करें तो भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो भी बांग्लादेश के साथ में ही लगती है। ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम है जो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। जो पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम है वो स्मृति ईरानी के द्वारा प्रारंभ किया गया है, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है, इनके द्वारा ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यदि ये कार्यक्रम है जो आंगनबाड़ी में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभ किया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। आर्टिकल जो 47 है उसमें राज्य के पोषण स्तर और जीवन स्तर को उठाने के लिए बात की गई है। आर्टिकल 47 है जो कि भारत के डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, मतलब नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। 47 है जो शिक्षा है जो समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा का अधिकार है जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मूल कर्तव्य में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य 51A में शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। और हाल ही में राइट टू हेल्थ बिल है वो लाने वाला भारत का पहला राज्य है और राजस्थान बना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है वो भी चलाई जा रही है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। इसमें जो बीमा राशि है उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में द रेस टू नेट जीरो एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड द पैसिफिक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा ये जारी किया गया है, तो ये है जो UNESCAP के द्वारा हाल ही में ये रिपोर्ट है जो जारी की गई है। अर्थात एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए सामाजिक एवं आर्थिक आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट है जो प्रकाशित की गई है। इसका हेडक्वार्टर है जो बैंकॉक थाईलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। IUCN के बारे में बात करें तो IUCN है जो रेड डाटा बुक है जो जारी करता है। IUCN की स्थापना है जो 1948 में IUCN की स्थापना होती है। IUCN का हेडक्वार्टर है जो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में IUCN का हेडक्वार्टर है। तो ये पॉइंट्स आपको IUCN के बारे में ध्यान रखना है। यदि UNFCCC के बारे में बात करें तो UNFCCC एक क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसकी स्थापना है जो 1994 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर UNFCCC का हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जो बोन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। IUCN के द्वारा कोप के संबंध में 2 रिपोर्ट है जो प्रकाशित की जाती है। जैसे कि हाल ही में कोप पिछले वर्ष जो कोप 27 है वो शर्म अल शेख में आयोजित की गई थी, उसकी बैठक है जो मिस्र में आयोजित की गई थी। जबकि कोप 28 की बैठक है जो UAE में आयोजित की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो कोप 27 है जो कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। WWF के बारे में बात करें तो WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को WWF की स्थापना होती है। यदि UNEF के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना है जो 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। तो UNEP के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटली के लग्जरी ब्रांड गुच्ची ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो गुच्ची के द्वारा हाल ही में आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यदि आलिया भट्ट के बारे में बात करें तो ये भारत की पहली सेलिब्रिटी है जो कि इटली की जो गुच्ची ब्रांड है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि गुच्ची के द्वारा भारत की पहली सेलिब्रिटी है जो कि आलिया भट्ट है जिसको अपना ब्रांड एम्बेसडर है जो बनाया गया है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर और देखेंगे। सेवलॉन हैंड एम्बेसडर है हाल ही में सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित की गई है, इसका ब्रांड एम्बेसडर है जो फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। हाल ही में ICICI बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर है जो सूर्य कुमार यादव को ICICI ने अपना बैंक जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त किया है। पेप्सिको का जो ब्रांड एम्बेसडर है रणवीर सिंह को पेप्सिको ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हर्बल लाइफ का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो स्मृति मंदाना है। जबकि यूनिसेफ का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आयुष्मान खुराना है जो यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर है। जबकि जो जियो सिनेमा है उसका ब्रांड एम्बेसडर है जो रोहित शर्मा है जो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली सरकार को IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण के लिए आर्टिकल 239A के तहत है जो अधिकार प्रदान किया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार को नौकरशाही और जितनी भी सेवाएं हैं उन सभी पर जो नियंत्रण होगा वो दिल्ली सरकार का होगा। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है जो कि आर्टिकल 239A के तहत में आदेश दिया है। तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। आर्टिकल जो 239A है वो बाल कृष्ण आयोग की सिफारिश पर दिल्ली सरकार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो ये आयोग आपको ध्यान रखना है, बाल कृष्ण आयोग की सिफारिश पर ही आर्टिकल 239A है जो शामिल किया गया था। आर्टिकल 239A है जो कि 69 संविधान संशोधन 1991 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था जिसके तहत दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा है जो प्रदान किया गया था। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 कब सेलिब्रेट किया गया। तो प्रत्येक वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है वो 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार ये जो दिवस है 1974 में सेलिब्रेट किया गया था। जो इस वर्ष 2023 में नर्स दिवस की जो थीम है, हमारी नर्स हमारा फ्यूचर, इस वर्ष इसकी जो थीम रहने वाली है। और ये नर्स दिवस है जो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उसका जन्म है जो 12 मई को इनका जन्म होता है। 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म होता है। उन्हीं की जन्म दिवस की याद में इस जो जन्म 12 मई है इसको हम नर्स दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं।
तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस और देखेंगे। रेड क्रॉस दिवस है जो प्रत्येक वर्ष 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि डॉक्टर्स डे है जो 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। जैव विविधता दिवस है जो 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। यदि 12 मार्च के बारे में बात करें तो विश्व जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जबकि 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और जबकि 22 मई को हम जैव विविधता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तंबाकू विरोधी दिवस है जो 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारे दिवस आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो संघाई सहयोग संगठन का स्टार्टअप फोरम 2023 है, इसका आयोजन है जो नई दिल्ली में किया गया। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जितनी भी एससीओ की बैठकें होंगी इस वर्ष सारी की 2023 में सारी की सारी है जो दिल्ली में आयोजित होंगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। पिछले कुछ करंट अफेयर के वीडियोज में हमने ये भी पढ़ा था कि जो एससीओ की विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो भारत के अंदर गोवा में आयोजित की गई है अभी। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। यदि एससीओ के बारे में बात करें तो एससीओ की जो स्थापना है जो 1996 में संघाई 5 के नाम से एससीओ की स्थापना होती है। 2001 में इसका नाम परिवर्तन करके एससीओ कर दिया गया था, मतलब संघाई सहयोग संगठन है तो इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर है जो बीजिंग चाइना में एससीओ का हेडक्वार्टर है। 2017 में भारत और पाकिस्तान के द्वारा एससीओ की सदस्यता ग्रहण की जाती है, और हाल ही में एससीओ का जो नया सदस्य देश है वो ईरान को एससीओ का नया सदस्य देश है जो बनाया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। स्टार्टअप डे है जो प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और हाल ही में यूनिकॉर्न इंडेक्स है जो जारी किया गया है। उस इंडेक्स में भारत की रैंक है जो तीसरी रैंक है, जबकि पहली रैंक है जो यूएसए की है, जबकि सेकंड रैंक है जो इस इंडेक्स में चाइना की है। तो यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की तीसरी रैंक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने अपना ग्लोबल स्पॉन्सर किसे घोषित किया है? तो हाल ही में आईसीसी के द्वारा अपना ग्लोबल स्पॉन्सर है जो मास्टर कार्ड को बनाया गया है। मास्टर कार्ड है जो एक यूएसए की कंपनी है, इनके द्वारा भारत पे का स्थान है जो ग्रहण किया गया है। भारत पे के स्थान पर है जो मास्टर कार्ड को आईसीसी का ग्लोबल स्पॉन्सर बनाया गया है। आप ऐसे याद रख सकते हो। यदि आईसीसी के बारे में बात करें तो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है। वर्तमान अध्यक्ष है जो आईसीसी के ग्रेग बर्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड देश के हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। हाल ही में आईसीसी का अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप है जो कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। ये प्रथम बार है जो अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप है जो खेला गया है। इसकी प्रथम बार विजेता है जो भारत इसमें विजेता रहती है। फाइनल में इंग्लैंड टीम को हरा कर है जो भारत है जो विजेता बनती है। भारत की जो अंडर 19 टी20 महिला जो टीम थी उसकी कप्तान थी जो शेफाली वर्मा इस आयोजन में भारत की कप्तान थी। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और इस वर्ष जो आईसीसी का वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है वो भारत में इसकी मेजबानी करने वाला है। पिछली बार भारत के द्वारा 2011 में मेजबानी की जाती है जिसमें भारत है जो विश्व चैंपियन भी बनता है। तो ये पॉइंट्स पे ध्यान रखना है आपको। जबकि 2019 में जो आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो न्यूजीलैंड देश में आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। मेन टी20 वर्ल्ड कप 2022 में जो संपन्न हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ था। इनकी विजेता टीम है जो ये जो टी20 वर्ल्ड कप है जो इंग्लैंड टीम के द्वारा जीता जाता है। फाइनल में पाकिस्तान टीम को हराकर ये इंग्लैंड के द्वारा जीता गया था। जिसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के बारे में बात करें तो सेम करन है जो इस टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में आईसीसी के द्वारा ट्रॉफी दी गई है जिसमें आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में बेन स्टोक्स को चुना गया है, जबकि आईसीसी टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में सूर्य कुमार यादव को चुना गया है, जबकि आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में बाबर आजम जो कि पाकिस्तान की ओर से खेलते हैं उनको आईसीसी वनडे टूर्नामेंट आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मास्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वुशु चैंपियनशिप है इसमें भारत के द्वारा कुल 10 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। 10 स्वर्ण पदक के साथ में भारत के द्वारा कुल 17 मेडल है जो इसमें जीते गए हैं। ये जो चैंपियनशिप है मास्को जापान में ये पहली बार आयोजित की गई है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। पूजा का ध्यान है जो कि वुशु खेल से संबंधित है। इनके द्वारा इस चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल जीता गया था। पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला है जो पूजा कादियान है। तो आपको इस तरह से याद रखना है पूजा कादियान का संबंध है जो वुशु खेल से ही संबंधित है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है।
टोक्यो ओलंपिक में भारत के द्वारा कुल कितने मेडल जीते गए थे? तो भारत के द्वारा इसमें कुल 7 मेडल जीते गए थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है जो इसमें जीते गए थे। एकमात्र गोल्ड मेडल है जो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था, जो कि जेवलिन थ्रो खेल से संबंधित था। भारत की इसमें ओवरऑल रैंक के बारे में बात करें तो भारत की रैंक है जो 48वें नंबर पर भारत इस टोक्यो ओलंपिक में रहा था। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और कॉमनवेल्थ गेम है जो कि हाल ही में बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे। इसमें भारत के द्वारा 22 गोल्ड के साथ में टोटल 61 पदक जीते गए हैं और पदक तालिका में भारत का स्थान है जो चौथा था। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। और 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित कराए जाएंगे। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। जबकि ओलंपिक है जो टोक्यो में कराया गया था 2020 का, और जो 2024 का है वो पेरिस फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो टोक्यो ओलंपिक है वो 2020 में हुआ था, 2024 का है जो पेरिस फ्रांस में किया जाएगा, 2028 का लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित कराया जाएगा, जबकि 2032 में है जो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक का आयोजन कराया जाएगा। तो ये जितने भी आगामी ओलंपिक है ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सब 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीन स्टॉक पर आपको मिल जाएगी। इन सभी 10 क्वेश्चन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है जो जीन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। वहाँ से आप है जो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देवें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। और आपको किसी प्रकार का कोई सुझाव देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।